हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट रुकमणी पब्लिकेशन के द्वारा जो पब्लिश है द प्लेटफॉर्म का जो बुक है उसके द्वारा स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 21। इसके बाद के और सारे सेट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि कल्हन ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो कल्हन जो थे वो राजतरंगिणी की रचना कब किए थे? 1149 में, यानी कि 12वीं शताब्दी में किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12वीं शताब्दी में। कल्हन से आप लोगों को पता होगा कि कल्हन जो था वो हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हन को भारत का प्रथम इतिहासकार के रूप में भी माना जाता है, और साथ ही साथ कल्हन जो थे वो कश्मीर के शासक जय सिंह और हर्ष के दरबार में रहते थे। जैसे ही जय सिंह का शासन समाप्त होता है उसके साथ ही कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण भी जो है वो समाप्त हो जाता है। एक चीज और राजतरंगिणी के भी बारे में ध्यान रखिएगा, राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक भी जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो अवतारवाद का जो उल्लेख है वो गीता में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गीता में मिलता है। याद रखिएगा, हिंदू धर्म में अवतारवाद की अवधारणा है। सबसे पहले जो हिंदू धर्म में जो विष्णु भगवान हुआ करते हैं उनके प्रथम अवतार का उल्लेख मिलता है मत्स्य के रूप में, जो कि प्रलय से बचाने के लिए अवतारित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि पुरान पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो पूरा पाषाणिक युग की जो सुंदर गुफा पेंटिंग है वो भीम बेटिका में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीम बेटिका। भीम बेटिका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो पूर्ण पाषाणिक युग, जिसको कि पूरा पाषाणिक युग भी कहा जाता है, ये इसमें मानव की जीविका का जो मुख्य आधार हुआ करता था वो शिकार हुआ करता था। इवन आग का जो आविष्कार हुआ है वो भी पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। एक इंसान का नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ही जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेती के साक्ष्य मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगन से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालीबंगन। कालीबंगन से ही हवन कुंड के साथ साथ बलि प्रथा का भी प्रणाम मिलता है, और काशीदार ईटे का जो प्रमाण है वो भी कालीबंगन से ही प्राप्त होता है। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अभी इसकी वर्तमान स्थिति जो है वो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? 1951 में इसका उत्खनन हुआ था अमलानंद घोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है? तो किसको किया है? पेरिस शहर में होगा 2024 का ओलंपिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिस में। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि 2028 का ओलंपिक्स कहाँ होगा तब, तो 2028 का जो ओलंपिक्स है वो कहाँ होगा? वो लॉस एंजलिस में होगा। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म जो विश्वास करते हैं कर्म तथा पुण्य जन्म के सिद्धांत नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो था वो किसके समकालीन था? तो अश्वघोष किसके समकालीन था? आप लोग पढ़े होंगे एक चौथी बौद्ध संगति, जो चौथी बौद्ध संगति हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। और उसके उपाध्यक्ष कौन थे? यही अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। तो यह किसके समकालीन हो गए? कनिष्क के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के। अश्वघोष के द्वारा एक रचना की गई थी जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो रचना है बुद्धचरित। कि बुद्धचरित की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष के द्वारा किया गया था।
कनिष्क से जो है वो कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखना है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कनिष्क जो था वो किस वंश का था? कुषाण वंश का था, और ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यह जो है वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और एक संवत चलाता है जिसको क्या कहा जाता है? शक संवत कहा जाता है, और यही भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है रेशम मार्ग के बारे में, तो रेशम मार्ग का भी जो शुरुआत है, आरंभ है, वो कनिष्क के द्वारा ही करवाया गया था। कनिष्क जो था वो क्या था? महायान संप्रदाय का अनुयायी था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि गुप्त भूमि में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में जो भूमि राजस्व की जो दर हुआ करती थी वो उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का 6ठा भाग हुआ करता था। गुप्त युग की अगर बात कीजिएगा, गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। और गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी वो क्या थी? देश थी। संस्कृत जो था वो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। मंदिर बनाने की जो कला का जन्म है वो भी गुप्त काल में ही हुआ था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और नगरों का क्रमिक पतन जो है वो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता हुआ करती थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त काल से कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ हुआ करता था? तो गुप्त काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो उज्जैन हुआ करता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था, यह आपसे पूछ रहा है। तो संगम युग में जो अलंगुलम था वो बंदरगाह नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये अलंगुलम जो था ये तमिलनाडु में एक तालुक का नाम था, ये बल्कि संगम युग में बंदरगाह का नाम नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। संगम युग की अगर बात कीजिएगा तो संगम युग से कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल के जो लोग थे वो कौवा जो पक्षी होता है उसको शुभ मानते थे, जो कि अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा भी थी। संगम काल में जो किसान हुआ करते थे उनको बेल्लार कहा जाता था। और संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अनकु कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा पद्मावत की भी रचना की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा और साथ ही साथ याद रखिएगा पद्मावत। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो भक्ति संतों का अगर सही कालानुक्रम देखिएगा तो सबसे गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास, यह जो होगा वो सही कालानुक्रम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन है, यह आपको पूछ रहा है। तो 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो केंद्र शासित प्रदेश किसका है? दिल्ली का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप। आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है दादर और नगर हवेली। फिर पूछ दे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यह दोनों जो है वो दिल्ली का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। अच्छा, अगर पूछ दे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तब वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला पूछ दे तब वो लक्षद्वीप है। तो इतना चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश से। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने भेंट किया था। मीर जुमला जो था वो गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था, जिसने कोहिनूर हीरा जो है वो भेंट किया था। ऐसे मीर जुमला जो था वो औरंगजेब का मित्र भी था। औरंगजेब जो था वो इसको बंगाल का सूबेदार भी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीर जुमला।
शाहजहां से जो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है वो यह रखना है कि शाहजहां का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था, 1627 से लेकर 1657 तक था। और मयूर सिंहासन का निर्माण, ताजमहल का निर्माण, दिल्ली का लाल किला का निर्माण, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, ये सब निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। इसी के कारण शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। अगर आपसे पूछ दे कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको माना जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लेकिन यह पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लागू की गई थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात कीजिएगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था, 1828 से लेकर 1835 तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड बेंटिक जो था वो 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। फिर भारत का यह पहला गवर्नर जनरल भी था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह सब लॉर्ड विलियम बेंटिक से कुछ चीजें हैं, उसको ध्यान रखना है। आगे है कि हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है। तो हार्ड डिस्क की स्पीड जो होता है वो 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, ना दलील ना वकील। तो इसका लक्ष्य यह था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यह सीमित कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंतर्गत क्या था, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट की अगर बात कीजिएगा, तो रॉलेट एक्ट जो है वो मार्च 1919 में लागू किया गया था। और इसके विरोध में गांधी जी जो थे वो 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी आयोजन किए थे। और इसको रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहकर इसको संबोधित किया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था। ऐसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सत्याग्रह भारत में कब आरंभ किया था, तो यह बात है चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण में ही आप लोग एक पढ़े होंगे कि बिहार के एक नेता थे राजकुमार शुक्ल। उन्हीं के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वहाँ गांधी जी और राजकुमार शुक्ल दोनों मिलते हैं। और गांधी जी जो है वो चंपारण की समस्याओं से, राजकुमार शुक्ल जो हैं वो गांधी जी को चंपारण की समस्याओं से अवगत करवाते हैं। और वही राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी जो है वो अप्रैल 1917 में चंपारण आते हैं और तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। और फलस्वरूप अंग्रेजों को तिनकठिया पद्धति जो है वो समाप्त करना पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील खेती के विरुद्ध। आगे है कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। कह रहा अंतरिम सरकार जो है वो वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय था, बिल्कुल सही है। फिर है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सरकार में रेलवे मंत्री जो थे वो आसफ अली, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, वित्त मंत्री लियाकत अली, और गृह विभाग जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो यह तीनों के तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी जो है वो तीनों का तीनों जो है वो सही है। याद रखिएगा, अंतरिम सरकार की अगर बात करते हैं तो अंतरिम सरकार का जो गठन है वो कब हुआ था, सितंबर 1946 में इसका गठन जो है वो किया गया था। अंतरिम सरकार की अगर बात कीजिएगा तो कुल 14 सदस्यों का प्रावधान था इसमें, जिसमें 9 सदस्य जो थे वो कांग्रेस से थे और 5 सदस्य जो थे वो कहाँ से थे, मुस्लिम लीग से थे। जैसे कि आप लोग देखें अभी, रेलवे आसफ अली, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह, वित्त मंत्रालय लियाकत अली, गृह विभाग जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री थे राजगोपालाचारी, श्रम विभाग था जगजीवन राम के पास, उद्योग विभाग था जॉन मथाई के पास, और खाद्य एवं कृषि विभाग जो था वो राजेंद्र प्रसाद के पास था। आगे है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे,
BN राव थे, यानी बेनेगल नरसिम्हा राव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, संविधान सभा का जो गठन है वो कब किया गया था? संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा की प्रारूप पर कुल 114 दिनों का बहस हुआ था। संविधान सभा की जो बैठक है वो कब शुरू हुई थी? जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था, और जो अंतिम बैठक था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। महिलाओं की संख्या जो थी वो कितना थी? 15 था। संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। तो यह सब इतना चीजें हैं संविधान सभा से जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? देखिए, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वर्तमान तिरंगा का जो अभी कल्पना है, मतलब डिजाइन है, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वर्तमान तिरंगा का अगर पूछे तब आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिंगली वेंकैया के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन में पिंगली वेंकैया है नहीं। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? ये आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में मैडम भिखाजी कामा जो थी वो सर्वप्रथम विदेश में भारत का झंडा जो है वो फहराए थे। और इसी के कारण भी, या और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। अगर तिरंगा की अगर बात कीजिएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो तिरंगा, वर्तमान तिरंगा जो है हमारा ध्वज, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। और 22 जुलाई, एक डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947, इसी दिन संविधान सभा ने तिरंगा झंडा को स्वीकार किया था। और इसी के कारण 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस जो है वो मनाया जाता है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में दो नाम दिए हुए हैं, हंसा मेहता और श्यामलाल गुप्त। ये दोनों नाम आप लोगों को भी और ध्यान रखना है। इस दोनों नाम से संबंधित ये है, हंसा मेहता जो थे वो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे, और श्यामलाल जो थे वो एक प्रसिद्ध झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना जो है वो श्यामलाल प्रसाद गुप्त के द्वारा ही किया गया था। एक और याद रखिएगा, भारतीय ध्वज संहिता 2002, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार ही सभी भारतीय नागरिकों और साथ ही साथ निजी संस्थानों को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार जो है वो प्राप्त हुआ था। तो यह कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। मिशन बिहार दरोगा 2023 के नाम से एक जो है वो ग्रुप तैयार किया गया है। उसमें बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट डेली आप लोगों को डेली बेस पे रात को 8 बजे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है, और 9 बजे फिर उसी ग्रुप में डिस्क्रिप्शन का भी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग को दिए गए नंबर 9472092809 पर बिहार दरोगा लिखकर व्हाट्सएप करना है, या फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहां से भी आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि किसान क्रेडिट कार्ड किसे जारी किया जा सकता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड किसको जारी किया जा सकता है? किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो सभी प्रकार के कृषकों, बड़े, लघु एवं सीमांत, ये सबको जारी किया जा सकता है। पशुपालन से भी जुड़े व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है, और मत्स्य पालन से भी जुड़े व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है। देखिए, जब शुरू में किसान क्रेडिट कार्ड आया था तो सिर्फ और सिर्फ कृषक, बड़े, लघु और सीमांत कृषकों को जारी किया जाता था, लेकिन फिर सरकार उसमें पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को भी और मत्स्य पालन से भी जुड़े व्यक्तियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड देने की सुविधा जो है वो बढ़ा दी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी को किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुआ था? 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत जो है वो की गई थी। राजनीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो राजनीति निदेशक तत्व जो है
वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिया गया है, मतलब इसमें सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर बात करते हैं तो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, और कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसे वैधानिक शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं है। राज्यपाल का वेतन जो है वो किस कोष से आता है, तो राज्यपाल का वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। यह किस में दिया गया है, अनुच्छेद 164 में दिया गया है। और भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जो है वो संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और साथ ही साथ कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि के सुधारों से संबंधित है। निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल। और इस बार जो मनाया गया था, मतलब 2023 में जो मनाया गया है विश्व कॉपीराइट दिवस, उसका जो थीम था वो क्या था, इंडिजिनस लैंग्वेजेज, यही उसका थीम था। क्लियर है। और ऑप्शंस की अगर बात कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल को एक बहुत इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, वो पूछा जाता है, वो है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से अधिक है, तो किस ग्रह का व्यास है, जुपिटर का यानी कि बृहस्पति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से अधिक है, और यह जो है वो सौर मंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक उपग्रह है गैनीमीड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है, और बृहस्पति को अपने धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 साल जो है वो लगता है। नेक्स्ट है कि डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा की अगर बात कीजिएगा तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, डेटम रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, वो फसल है धान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल या धान। जलोढ़ मिट्टी की बात कीजिएगा तो जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक है बांगर मिट्टी और एक है खादर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है कि पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन है। तो पाइराइट जो होता है वो लौह और तांबा का यौगिक होता है, जिसको क्या कहा जाता है, CuFeS2, इसी को पाइराइट कहा जाता है। और यह सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, बिहार में। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर का जो निर्माण कार्य था वो 1854 में शुरू हुआ था और 1869 में यह बनकर तैयार हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो यह बात कर रहा है जोजिला दर्रा, जिसका निर्माण जो है वो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोजिला दर्रा।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यह आपको बताना है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है यानी टाइडल पॉट है, बिल्कुल सही है। कोचीन बंदरगाह एक समुद्र तक लैगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है, यह भी सही है। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये गलत है, क्योंकि चेन्नई जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है, बल्कि प्राकृतिक बंदरगाह यह नहीं है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो भारत में पश्चिमोत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत जो है वो कपास का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमोत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण भारत। कपास की अगर बात कीजिएगा तो भारत में सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य जो है वो कपास का पहले नंबर पे कौन है? गुजरात है। और कपास का जो जन्मभूमि है वह भी भारत को माना जाता है। और कपासी मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? काली मिट्टी ही है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में देश का जो पहला लौह उद्योग कारखाना है वो कब? 1874 ईस्वी में कुल्टी एक जगह का नाम है, जो कि आसनसोल पश्चिम बंगाल में है, वहां बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल्टी में। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था जो है वो प्रचलित है? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब समझते हैं? साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सरकार जो है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। और इस अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण साधनों पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? सीपीयू को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो वैक्यूम में प्रकाश की जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। और इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? देखिए, पानी से भरी जो बोतल होगी वो जमने पे इसलिए टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि जो जल है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आयतन में घटता है, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन उसका क्या हो जाता है? बढ़ना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? अभी हम लोगों ने देखा था, यह जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और फिर उसके बाद बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। 1 कैलोरी में आप लोग पढ़े होंगे 4.186 जूल होता है। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी में अगर बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4.2 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन है? तो वह लेंस कौन हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है इसकी क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होता है। और अवतल लेंस जो है वो हमेशा वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवतल। एक लड़का झूले पर बैठकर झूल रहा है। यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो लड़का अगर झूले पे खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में G।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम हो जाएगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि और प्रकाश दोनों में लागू होता है। ध्वनि तरंग की अगर बात कीजिएगा तो ध्वनि जो होता है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक न्यूट्रॉन से बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ एक न्यूट्रॉन से। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन की खोज जो है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से है, तो रेयॉन जो है वो रासायनिक दृष्टि से क्या है, सेलुलोज है। आप लोग पढ़े होंगे कि रेयॉन क्या है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सिल्क है जिसका निर्माण जो है वो प्राकृतिक पदार्थों से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेलुलोज है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा का जीव बनता है। तो तिलचट्टा का जीव जो है वो हापोफेरिक्स बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और तिलचट्टा जो है वो ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है, यह भी ध्यान रखिएगा। एक चींटी चारों ओर की वस्तुओं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित रहता है। तो एक चींटी जो है वो चारों ओर की वस्तुओं देख सकता है क्योंकि उसमें उपस्थित यौगिक मतलब कंपाउंड आई रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंपाउंड आके रहता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाल चिट्टी होती है वो किसका स्राव करता है। तो लाल चिट्टी जो होता है वो फॉर्मिक एसिड का स्राव करता है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो संघ लोक या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग पढ़े होंगे भाग 14, भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, शक्तियों, ये सब का प्रावधान जो है वो किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात कीजिएगा तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत जो ली कमीशन था उसके सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग से एक चीज और ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इवन राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। भारत में पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसको प्राप्त है। तो वित्त आयोग के गठन का जो प्राधिकार है वो किसको प्राप्त है, राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। आप लोग पढ़े होंगे कि जो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु एक वित्त आयोग का गठन करता है, जिसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 243 के आई और 243 के वाई में किया गया है। पंचायती राज की अगर बात कीजिएगा तो पंचायती राज जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है और भाग 9 में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसमें कितना विषय है, 29 विषय है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के न तक में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उपबंध जो है वो किया गया है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। और जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी उसी ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का अनुशंसा जो है वो किया था। आगे है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है वो भूमध्य रेखा के समीप होता है। तो भूमध्य रेखा के समीप उद्गम होता है नील नदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी की घाटी का जो दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, इसीलिए यह भूमध्य रेखीय जलवायु जो है वो यहाँ पाई जाती है।
नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से निकलने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसको क्या कहा जाता है, मिस्र का वरदान भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दस्ते लूट अवस्थित है। दस्ते लूट जो है वो एक ईरान का एक विशाल लबनीय रेगिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दस्ते लूट जो है वो ईरान में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितना होता है, 5 होता है। एक सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन जो है वो संसद में पारित अधिनियम जो था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसी के अंतर्गत हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्षों का होता है या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाता है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार की अगर बात कीजिएगा तो मौलिक अधिकार क्या है, बाध्य योग है। आप लोग पढ़े होंगे कि उच्चतम न्यायालय जो है वो इसकी गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाध्य योग है। जैसे ही मौलिक अधिकार का नाम आता होगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारतीय नागरिक का मैग्ना कार्टा भी जो है वो कहा जाता है। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा जो है वो सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया है। आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहले भारत में 1960 ईस्वी में जो के मुंशी थे उनके द्वारा लोकपाल संबंधी मामले को संसद में उठाया गया था। फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश के आधार पर पहली बार लोकपाल विधेयक जो है वो 1968 में संसद में लाया गया है। लोकपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और भारत के प्रथम लोकपाल के नाम भी ध्यान रखिएगा, उनका नाम क्या है, पिनाकी चंद्र घोष। निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, यह आपको बताना है। असम बांटता है, सिक्किम बांटता है और अरुणाचल प्रदेश बांटता है। बिहार जो है वो भूटान के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। भूटान और भारत की जो सीमा है वो लगभग 699 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है भारत भूटान के साथ। और भारत का असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 4 राज्य जो है वो भूटान से के साथ सीमा स्पर्श करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा असम और सबसे कम सिक्किम। भूटान से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है और भूटान जो है वो सकल राष्ट्रीय प्रशंसा सूचकांक अपनाने वाला विश्व का पहला देश भी है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन जो है वो समिष्ट स्तर पर, मतलब जिसको कि बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, उसके स्तर पे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और कब नाम दिया गया, 2 अक्टूबर 2009 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। तो मौद्रिक नीति का निर्माण जो है वो भारत का जो केंद्रीकृत बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 को किया गया था। नेक्स्ट है कि आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है। तो आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है वो किससे संबंधित है, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आर एन मल्होत्रा कमेटी हो गया बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित। एक पूछा जाता है कि बैंक सेवा क्षेत्र सुधार से संबंधित एक कमेटी है, उसका नाम आपसे पूछा जाता है, वो है गोईपुरिया समिति। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबंधित है,
क्योंकि 1970 के दशक के अंतिम चरण में, मतलब लगभग 1978 की यह बात है, जब प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर का सर्वप्रथम जो है वो प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। डीडीटी यानी का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरेथिन, और इसकी एक तीखी गंध होती है। नहीं, यह सत्य नहीं है। यह एक संपर्क कीटनाशक है, यह सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का क्या होता है? सोडियम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और सोडियम जो है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। इसी के कारण इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। निम्न में से किसने भारी जल का खोज किया था? भारी जल का मतलब समझते हैं क्या होता है? D2O, मतलब जल के अणु को हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटोरियम होने पर जल को भारी जल कहा जाता है, जिसकी खोज जो है वो यूरे के द्वारा वर्ष 1932 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है? CaSO4 2H2O, और इसको क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य क्या होता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको कि रसायनों का सम्राट कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको एक और नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, मतलब कशिश का तेल के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है कि इंजाइम मूलतः क्या है? तो इंजाइम मूलतः जो है वो प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन है। प्रोटीन से ध्यान रखिएगा, प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। प्रोटीन जो है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, और मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान साथ ही साथ भूख, प्यास, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण, शरीर की सुरक्षा, ये सब का नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो यूरिया जो है वो किस में संश्लेषित होता है? यकृत में संश्लेषित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत में होता है। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। इसके अलावा यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में भी संचित करके रखता है। साथ ही साथ यकृत कोशिकाएं जो होती है वो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल और रक्त की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उसके उत्सर्जन में जो है वो मुख्य रूप से भूमिका अदा करता है। पीताम्बरी एक प्रजाति है। तो पीताम्बरी जो है वो एक सरसों की प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों की। ध्यान रखिएगा, सरसों जो होता है वो क्रूसीफेरा कुल का पौधा होता है। नेक्स्ट है कि चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक जो है वो बैरियोला वायरस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरियोला वायरस के कारण। और चेचक की टीका की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा में दिशा और परिणाम दोनों होता है, लेकिन फिर भी यह अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये जो सदिश योग का जो त्रिभुज नियम है उसका अनुकरण जो है वो विद्युत धारा नहीं करता है। निम्न में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम साराभाई। एक डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969, जिस दिन क्या हुआ था? इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि अफीम का मुख्य अवयव है। तो अफीम का जो मुख्य अवयव है वो मॉर्फिन है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉर्फिन। और अफीम को एक्चुअली पोस्ता के पौधे के कच्चे फल में चीरा लगाकर निकाले गए दूध से जो है वो प्राप्त किया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उनको 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो यह बात कर रहा है कथक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य कला शैली को ही मुगल काल में शाही संरक्षण जो है वो प्राप्त हुआ था और इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो सर्वाधिक जो प्रदूषण का कारण है वो है कोयले का जलना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 सितंबर को किसान दिवस जो है वो मनाया जाता है। द ओपियम ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो द ओपियम ट्रॉफी जो है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है कि यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम क्या है? अभी हम लोगों ने देखा कि विश्व पुस्तक दिवस 2023 का जो थीम था वो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है वो मनाया जाता है। यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं कौन? उनका नाम है, वो लातविया के एक्चुअली राष्ट्रपति हैं। उनका नाम है एडगर्ड रिकेविन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ के हैं? लातविया के जो है वो नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 29 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 मई को। लिथुआनिया, लिथुआनिया एक यूरोप में स्थित देश है जिसकी राजधानी है विलियम्स। लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया देवेश उत्तम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवेश उत्तम। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? तो टोटल 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26। नेक्स्ट है कि जून 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है बानेंदु हसरंगा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बानेंदु हसरंगा। ये तो मेंस में दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए वुमेन्स में तो वुमेन्स में ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर है जिनका नाम है एशले गार्डनर, उनको दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो मोबाइल दोस्त ऐप जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिस ऐप की मदद से जम्मू कश्मीर में नागरिक केंद्रित सेवाएं जो है वो मोबाइल आधारित डिलीवरी का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? FSSAI के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों को FSSAI का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग को फुल फॉर्म ऑफ FSSAI, इसका फुल फॉर्म जो है वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कि पैरा एथलीट विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो पैरा एथलीट में कौन जीते हैं? निषाद कुमार रजत पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये निषाद इनका नाम है, निषाद कुमार हाई जंप में जीते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सीयर्स 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की है? तो यह किसने किया है? नासा ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नासा ने। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है? तो फॉस्फीन की निर्माण की जो खोज है वो शुक्र ग्रह पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह पर। जून 2023 में खबरों में रही जोहा चावल किस राज्य में पाया जाता है? तो जोहा चावल जो है वो असम राज्य में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। ये एक्चुअली जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये जोहा चावल। नेक्स्ट है कि किस देश में पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है? तो यह किस देश में लगाया है? नीदरलैंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया है? तो ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जो है वो यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिसेफ के द्वारा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर कौन है? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान शहर है अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद में ही 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है वो किया गया है। 19वां फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन नहीं है, यह पूछ रहा है। तो मेजबान देश इस विश्व कप का कौन था? फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। फिलीपींस था, जापान था, इंडोनेशिया था, मंगोलिया नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 में कितने पेलोड है? तो चंद्रयान 3 में 7 हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 हैं। चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और कब? 14 जुलाई 2023 को इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित जो है वो किया गया था। और किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? LVM-3M4 से। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।